Hello everybody, welcome back to my channel. तो in this video we are going to discuss about cognizant recruitment process. ये प्रोसेस कैसी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपको कितने मिनिमम एवरेज स्कोर करना पड़ता है ड्यूरिंग योर बीटेक जर्नी, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि क्यों मुझे कॉग्निजेंट से रिजेक्शन मेल आया था, मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की थी जो आपने नहीं करनी चाहिए, वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निजेंट रोल्स क्या ऑफ़र करता है। जब आप अपने फाइनल ईयर में रहते हो बीटेक या बीई के, तो आपके पास कॉग्निजेंट आपके कॉलेज में क्या 4 रोल्स लेके आता है। तो सबसे पहला है जेनसी, जिसका पैकेज सबसे कम होता है। फिर आता है जेनसी इलेवेट, जेनसी प्रो, जेनसी नेक्स्ट। जेनसी मोस्टली एप्टीट्यूड बेस्ड होता है फुल्ली, इसमें कोडिंग नहीं रहती है। जब आप ऊपर चले जाते हो, जैसे जेनसी इलेवेट, जेनसी का एक नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। मोस्टली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए, जैसे सी, सी प्लस प्लस। और जेनसी प्रो में आपको थोड़ा डेटाबेस साइड खींचा जाता है, मोंगोडीबी, ओरेकल, डीबीएमएस, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है क्योंकि इनके पैकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फुली स्किल्ड हो। जेनसी नेक्स्ट अगर आप क्लियर करते हो तो आप डायरेक्ट टीम लीड या डेवलपर बन सकते हो। और अगर आप डेवलपर बनते हो शुरुआत में ही, तो आप जब कंपनी स्विच करना चाहते हो तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। मतलब एकदम से 4 या 5 लाख का हाइक देने वाला है आपको आपकी सैलरी में। सो नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हमेशा हर प्लेसमेंट के टाइम 10+2 ये मैंडेटरी है, तो आपका 12th तक एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके 60% एवरेज बननी चाहिए ड्यूरिंग बैचलर्स। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। आप मिनिमम पास होने का ट्राई करिए, और जो भी सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि बहुत ईजी है, तो उनमें आप मार्क्स कवर करते जाइए। अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स में आप पासिंग की ट्राई करिए, और बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे मोस्टली मैंने देखा है ऑटोनॉमस कॉलेजेस में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए और मेंटेन करिए कि 60% एवरेज बने ही आपका। नो बैकलॉग्स, एक्टिव बैकलॉग्स नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बात ये हो जाती है कि कॉग्निजेंट या कोई भी कंपनी आपको जून के बाद ऑनबोर्ड करना शुरू कर देती है। जून इज़ द मैक्स टाइम। जून तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे कॉलेजेस की एग्ज़ाम हो गई है, तो उसके बाद ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाती है। तो मोस्टली मैंने देखा है यूनिवर्सिटी वाले जो कॉलेज रहते हैं, उनमें सारे बैकलॉग्स आपके आफ्टर योर फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करने का टाइम आ जाता है, उसी में 3-4 महीने निकल जाते हैं। तो अगर आपके एक्टिव बैकलॉग्स होंगे और आपको कॉग्निजेंट ऑनबोर्ड करना चाहेगा, तो आप जा नहीं सकोगे। ये उनके लिए भी नुकसान हो जाएगा और आपके लिए तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए एक्टिव बैकलॉग्स नहीं रहे तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए ट्राई करिए कि आपके बैचलर्स के ड्यूरिंग आप सारे पेपर्स क्लियर कर दो इन वन गो। एटलीस्ट यू कैन स्कोर पासिंग मार्क्स, आप इंजीनियरिंग में हो। नेक्स्ट है व्हाट पैकेजेस कॉग्निजेंट ऑफर व्हेन इट कम्स इन 4 डिफरेंट रोल्स। तो जेंसी के लिए आपको 4 एलपीए दिया जाएगा। वो टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड है, इसीलिए इसका पैकेज भी कम है, क्योंकि यहाँ स्किल्स डिमांड नहीं करता है। वो आपको जब 6 मंथ्स ट्रेनिंग देंगे अपने अंडर, तब आपको वो पूरा स्किल्ड बनाएंगे। लेकिन आपके पेपर में एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं रहेगा या एक भी टेक्निकल एमसीक्यू नहीं रहेगा। एज वेल एज आपका जब इंटरव्यू होगा, तब भी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जेंसी का पैकेज इसीलिए कम रहता है क्योंकि ये पूरा क्रिटिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड बेस्ड रहता है। बात करेंगे जेंसी इलेवेट की, तो इसका पैकेज भी 4 एलपीए रहता है, पर इसमें आपको एक स्किल बोनस मिलता है। आपकी कोई भी स्किल जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, वो आप शेयर कर सकते हो उनके साथ। अगर आपने जेंसी इलेवेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको हाँ थोड़ी कोडिंग आएगी और एप्टीट्यूड भी रहेगा उसमें, पर आपको जॉइनिंग स्किल बोनस 25 के दिया जाएगा। और ये उस समय हमको बहुत ज़्यादा लगता है जब हम सीरियसली ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 4 एलपीए को अगर आप सेग्रीगेट करो तो वो हाथ में कुछ भी नहीं आता है। फिर बात करेंगे जेंसी प्रो की। जेंसी प्रो का पैकेज 5.4 एलपीए इसीलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा डेटाबेस साइड आपको खींचा जाता है। मोस्टली मोंगोडीबी, ओरेकल, डीबीएमएस, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि पेपर में आपको बोला जाए कि हाँ ये क्वेरी है, ये रन करके दिखाओ। तो यह बात हो जाती है कि अगर आप जेंसी प्रो या जेंसी नेक्स्ट के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मोस्टली आपको डेवलपर साइड वो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपके स्किल्स ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू जेंसी और जेंसी इलेवेट की। तो जेंसी नेक्स्ट का पैकेज है 6.75 एलपीए। ये सबसे हायर पैकेज है जो कॉग्निजेंट फ्रेशर्स को देता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोगों को रिक्रूट किया जाता है। इसमें आपके तरफ से कम 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक की, और डेटाबेसेस, और मोस्टली फ्रंट एंड और बैक एंड का काम ज़्यादा आपको आना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप जेंसी नेक्स्ट क्रैक करते हो तो आप टीम लीड भी बन सकते हो डायरेक्टली विथ ट्रेनिंग ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट आता है कॉग्निजेंट ऑर्बिट शिफ्टेड प्रोग्राम क्या है।
कॉग्निजेंट एम्प्लॉयज़ के जॉइनिंग के 1 साल बाद कॉग्निजेंट ऑर्बिट शिफ्टर प्रोग्राम अनाउंस करता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप जेन में हो और आपको दूसरे रोल्स में स्विच करना है आफ्टर 1 ईयर, तो आप कर सकते हो, ईज़िली कर सकते हो। बस आपको वो एग्ज़ाम और वो उसके बाद होने वाला टेक्निकल इंटरव्यू, ये सब क्रैक करना पड़ता है। पर ये ईज़ी हो जाता है क्योंकि कॉग्निजेंट मोस्टली ट्रेनिंग्स पे फ़ोकस करता है। आपको जिस दिन से वो हायर करेंगे, उस दिन से आपको कुछ ना कुछ सर्टिफ़िकेशन के लिए कोर्सेज़ भेजना शुरू कर देंगे। और तो और आपकी 6 मंथ्स ट्रेनिंग भी होगी उनके अंडर, जिसे मोस्टली लोग इंटर्नशिप भी कहते हैं। जॉइनिंग के बाद भी आपको प्रोजेक्ट मिलते तक ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। तो कॉग्निजेंट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो जेन से दूसरे रोल्स में शिफ्ट करना ये बहुत आसान चीज़ हो जाती है। टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है, हाँ, वो जेन प्रो या नेक्स्ट लेवल का होगा, क्योंकि अगर आपको वो 1 डेढ़ साल ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हो कि आपका रोल बढ़े, क्योंकि मोस्टली जेन में आपको टेस्टिंग में डाल दिया जाएगा और जो भी 11 प्रो या नेक्स्ट है वो थोड़े डेवलपर जोन में चले जाते हैं। तो अगर आप टेस्टिंग के रोल से कंपनी स्विच करने जाओगे तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी मार्केट में, क्योंकि आप डेवलप कुछ करके नहीं आए हो, जो डेवलपर्स ने किया है उसको आप टेस्ट करते जा रहे हो। तो टेस्टिंग वालों के पैकेजेस में हाइक कुछ ज़्यादा मिलती नहीं है। वही अगर आप डेवलपर हो एक कंपनी में और आप कंपनी स्विच कर रहे हो, तो एक डेवलपर की इमेज आपके पीछे चलती रहेगी और आपको दूसरे कंपनी में भी ईज़िली 5 एलपीए का हाइक मिल ही जाएगा, क्योंकि डेवलपर्स की बहुत वैल्यू है दुनिया में। तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, आपकी ट्रेनिंग्स आपको हेल्प कर ही देंगी, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता है। फिर आती है जेंसी टेस्ट कैसी रहती है। तो मैंने जेंसी दिया था, इसीलिए मुझे सिर्फ जेंसी का आइडिया है। तो जेंसी टेस्ट होती है 60 टू 90 मिनट्स की। ये मेटल सॉफ्टवेयर पे होती है अभी। पहले कॉग्निजेंट वाले इसको हैकर रैंक पे लेते थे, पर हैकर रैंक पे बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आते थे और उधर नेविगेशन भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए फिर उन्होंने शिफ्ट किया मेटल सॉफ्टवेयर पे। तो 6 सेक्शंस की ये टेस्ट होती है: एनालिटिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस। तो ये 6 सेक्शंस आपको अपीयर हो जाएंगे एट वन टाइम और आप उसमें नेविगेशन कर सकते हो ईजिली। आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सीधा 80th क्वेश्चन पे जंप करना है तो आप जा सकते हो। तो एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और क्रिटिकल ये आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग में। न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है क्वांट्स में, और वर्बल एबिलिटी उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है मोस्टली, और डेटा एनालिसिस आ जाता है डीआई में। तो वर्बल एबिलिटी में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कॉग्निजेंट की काफ़ी डिफिकल्ट लेवल की होती है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मुझे थोड़ा कैड बेस्ड ही लगा। मैं आप क्वांट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो मोस्टली और वर्बल सोचते हो हाँ हम कर लेंगे, इजी है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ही है, वहाँ से आंसर ढूंढना है, लेकिन आंसर बनाना है आरसी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्बल एबिलिटी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉग्निजेंट इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो। नेक्स्ट है टेस्ट, जो मेटल ब्राउज़र पे होती है, उसके फीचर्स क्या है। तो जैसे मैंने बताया, नेविगेशन अलाउड है, 1 to 80th कहीं भी आप रोम कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो ड्यूरिंग योर टेस्ट। सेक्शनल कट ऑफ रहता है इसमें, ओवरऑल कट ऑफ भी रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये बेस्ट चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मोस्टली ऐसा कर दीजिएगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप श्योर भी नहीं हो, तो एक नियरली उसके करेक्ट जो आंसर आपको लगे वो टिक कर दीजिएगा। हो सकता है अगर राउंड ऑफ करके आपको मार्क्स मिल जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सॉल्व हमें पूरा पेपर करना है। अब इंटरव्यू जो होता है 11 एंड अबव का, तो उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो लोग। तो 11 के लिए C++, जावा और DBMS इसकी नॉलेज इनफ है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्ट डिस्कशंस, ये सब आएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने की ज़रूरत बहुत है आपको ड्यूरिंग योर बीटेक, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे आपका 90% रेज्यूमे डिपेंड करता है। तो ये रहना बहुत ज़रूरी है पता, बीट इन पाइथन और जावा। अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपने 4 साल किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किए, तो प्रोजेक्ट डिस्कशन ज़रूर करिए, क्योंकि उनको फिर पता चलता है कि आप उन आप उन प्रोजेक्ट्स पे टाइम देने के वर्दी हो भी या नहीं। तो प्रोजेक्ट डिस्कशन से एक अलग इंप्रेशन पड़ने लगता है कि हाँ, यू आर सेल्फ मेड पर्सन, आपने खुद से सोच के कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है तो ज़रूर दिखाइए, ऐसे नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, पर आप किसी चीज़ में, किसी स्किल में सर्टिफिकेट लेते हो तो वो आपके रेज्यूमे में ज़रूर दिखाइए, और उनके साथ भी डिस्कस करते हुए इंटरव्यू के टाइम ये सब बताइए। अगर आपके पास एज़्योर का सर्टिफिकेशन है, के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ऐसे स्किल्ड और इंटेलिजेंट माइंड्स की। तो ये आपके इंटरव्यू सिलेक्शन के चांसेस को 20% से बढ़ा देता है। अगर आपके पास किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन है तो उनको उतनी ट्रेनिंग आपको कम देनी पड़ेगी, तो हो सकता है आपको जल्दी किसी अच्छी प्रोजेक्ट टीम में भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो की, कि मैं कॉग्निजेंट इंटरव्यू में क्यों फेल हुई। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ कंपनी नॉलेज। कॉग्निजेंट
एक्सेंचर के जस्ट बाद आई थी, 1 हफ़्ते में ही ये 2 कंपनीज़ हमारे कॉलेज में आई थी और एक्सेंचर का मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और मुझे 100% ये पता था कि हाँ, मेरा क्लियर है एक्सेंचर। तो मैंने कॉग्निज़ेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने वो 1 हफ़्ते में इतना रिलीव्ड महसूस किया आफ्टर माय एक्सेंचर इंटरव्यू कि मैं भूल ही गई कि मेरा कॉग्निज़ेंट का भी इंटरव्यू इसी हफ़्ते शेड्यूल्ड है। तो मैंने कंपनी के बारे में बिल्कुल सर्फ नहीं किया गूगल पे, उसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, क्या क्लाइंट सर्व करता है, कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल रीज़निंग, ये सारा प्रिपेयर ही नहीं किया था। जेंसी का इंटरव्यू दे रही थी तो पता था कि मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले, पर जो ये क्वेश्चंस है कि अगर एक केक है, उसको आपको 8 पीसेस में काटना है और 3 कट्स अलाउड है बस, तो आप उसको कैसे काटोगे? ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को आंसर किया था कि आप पहले हाफ काटोगे उस केक को, फिर जो सेकंड टुकड़ा है वो पहले टुकड़े के ऊपर रखोगे, फिर और बीच से काटोगे, फिर वो जो 2 टुकड़े हैं इन 2 के ऊपर रखोगे और एक बार कट मारोगे, तो ये 3 कट्स हो गए। मुझे उसके बाद क्वेश्चन शूट हुआ कि अगर वो केक, नॉर्मल पाए ना होते हुए फ्रॉस्टिंग वाला केक हो जिसपे क्रीम वगैरह रहती है, तो कैसे करोगे? तो ये जो मेरी ट्रिक है, ये मैं अगर लगाऊँगी उसमें तो मेरी फ्रॉस्टिंग खराब हो जाएगी, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं था। तो ऐसी कुछ ज़ीरो प्रिपरेशंस मैंने मेरे इंटरव्यू में शो की थी। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न टेक्निकल चैलेंजेस। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल मेरे सारे कॉलेज मेंबर्स के साथ ही हुआ था। तो मेटल सॉफ्टवेयर पे ऐसा होता है कि आपके आगे अगर 5 लोग हैं इंटरव्यू में, तो आपको क्यू में दिखाया जाता है। तो मैं उस लाइन में थी। मेरे इंटरव्यू के टाइम तक मैं बैठी हुई थी वेट करते हुए कि अब मेरा शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मेरा टर्न आया, तो मुझे डायरेक्ट पॉपअप आ गया कि योर इंटरव्यू हैज़ बीन डन, थैंक यू। जबकि मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया और ऐसा पॉपअप मुझे आ गया। तो फिर मैंने उनको मेल किया, टिकट रेज़ की कि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो रीशेड्यूल करिए। तो उनका रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी आ गया कि हाँ, दे विल रीशेड्यूल माय इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू कुछ 2 दिन बाद रीशेड्यूल हुआ। पर बात ये हो गई कि हम कुछ 7-8 ही लोग थे उस दिन और दूसरे कॉलेज स्लॉट के साथ हमारा इंटरव्यू लिया गया। तो बात ऐसी हो जाती है कि अगर आपके कॉलेज को एक पूरा स्लॉट मिल जाए तो आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें दूसरे कॉलेज के साथ मिक्स किया गया और दे वरंट इंटरेस्टेड इन टेकिंग आवर इंटरव्यू एज़ वेल। तो ये सारे टेक्निकल चैलेंजेस जो है इसके लिए आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, रिफ्रेश करते रहिए ब्राउज़र कि आपके वक़्त ना आए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है बाद में। लेस टाइम, मुझे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरव्यू में काफ़ी लेस टाइम मिला था। मैं ज़्यादा अच्छे से कुछ बोल नहीं पाई थी क्योंकि मेरा कंपनी नॉलेज ही नहीं था, तो उनको पहले ही समझ गया था कि शी इज़ इंटरेस्टेड इन गिविंग दिस इंटरव्यू। इसीलिए उन लोगों ने भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिया टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और इसी कारण मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गई और मुझे रिजेक्शन मेल आ गया। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा और आपको अगर 6 इंटरव्यू टिप्स के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी उस पे वीडियो बना रखा है, मेरे कंटेंट में जाके आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के टाइम दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेशन आ रहा है, तो अगर आपके पास एक भी कंपनी हाथ में है तो उसे ग्रैब कर लीजिए। बहुत मुश्किल से लोगों को आजकल प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द। बाय बाय।